देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर तीसरा, और लेसन नंबर तीसरे में हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज पहली कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी भी कर चुके हैं, यानी कि हम यहाँ से 3D तक कंप्लीट कर चुके हैं। और जो कि 3D एक्सरसाइज तक हमने अभी क्या क्या पढ़ा हुआ है, हमने एक तो पहले पढ़ा हमने विलोपन विधि के बारे में, दूसरा प्रतिस्थापन विधि के बारे में, और तीसरा पढ़ा रैखिक समीकरण बदलकर, यानी कि जो अटपटे समीकरण दिए जाते थे उनको हमने रैखिक समीकरण में पहले बदला और फिर हमने उनके हल ज्ञात किए। अब इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर कुछ उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और अनुप्रयोग में जैसे संबंधित है, जैसे कि आयु संबंधित प्रश्न होंगे, संख्या संबंधी प्रश्न होंगे, भिन्न संबंधी प्रश्न होंगे, मेंसुरेशन संबंधी प्रश्न होंगे। मेंसुरेशन में और भी जैसे आकृतियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। और जैसे आएंगे नाव वाले भी क्वेश्चन होंगे, धारा वाले, रेलगाड़ी वाले भी क्वेश्चन होंगे, तो उनको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो उसके पहले हमें जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में, ठीक है। आयु संबंधी प्रश्नों के लिए आयु संबंधी प्रश्नों के लिए आयु संबंधी में क्या होगा कि कम से कम 2 व्यक्ति लिए जाएंगे, और 2 व्यक्ति होंगे उसमें, तो 2 व्यक्तियों की आयु पूछी जाएगी उसमें। और जब आयु पूछी जाएगी तो हमें एक की जो पहले नाम लिखा है उसकी हम मानेंगे x वर्ष आयु, और जो दूसरे का नाम लिखा है उसका मानेंगे y वर्ष आयु। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या मानेंगे, इसके लिए ध्यान देना है, मानेंगे, क्या मानेंगे, जो पहला व्यक्ति होगा, पहले व्यक्ति को हम a माने लेते हैं, दूसरे को b माने लेते हैं। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा a की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरा व्यक्ति किसी का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर हमने मान लिया क्या, b। तो b की जो वर्तमान आयु मानेंगे वो क्या मानेंगे, b की वर्तमान आयु मान लेंगे हम y वर्ष। इतने में कोई समस्या, यानी कि जो पूछे जाएं तो पहले जो नाम लिखो ये, जैसे मान लो मालती लिखा पहले, तो मालती की आयु कितनी मान लेंगे, x वर्ष। तो दूसरे पे लिखा क्या, मान लीजिए सुरेश लिखा है, तो सुरेश की आयु मान लेंगे y वर्ष। इस प्रकार से नाम यानी आयु मान लेंगे इस हिसाब से। और फिर उसमें प्रश्न में कहा जाएगा, प्रश्न में क्या कहा जाएगा कि मान लीजिए कि 10 वर्ष पहले या पूर्व लिखा हो। जब 10 वर्ष पहले आयु पूछा जाए, क्या पूछी जाए, 10 वर्ष पहले आयु पूछी जाए, और जब पहले की बात हो रही है तो अभी से आयु क्या होगी, उसकी कम रही होगी कि नहीं। अगर पहले वाली आयु पूछी जाती है तो दोनों की आयु कमेगी, यानी कि दोनों की आयु में से एक घटाया जाएगा। मान लीजिए पूछा गया है कि इनकी बता दीजिए, ए की 10 वर्ष पहले आयु क्या रही होगी, तो अभी क्या है इनकी x, तो 10 वर्ष पहले क्या रही हुई है, x माइनस 10 वर्ष। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल जे ही रहे होंगे इतने और जे जहीं के तहीं बने रहे होंगे दूसरे बार, ऐसा तो है नहीं। तो दोनों की आयु कम होगी ना, जब तो कितनी कम होगी, इनकी भी कितनी हो जो y माइनस के 10। ध्यान ये देना है, अगर कहा गया 10 वर्ष पहले तो दोनों की आयु में से घटाना है, अगर कहा गया 5 वर्ष पहले तो 5 दोनों की आयु में से घटाना है, अगर कह दिया जाए 5 वर्ष बाद तो दोनों की आयु में 5 जोड़ना है। मतलब 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, पहले की x प्लस 5 और दूसरे की क्या हो जाएगी, y प्लस के 5, ये रहेगी। ध्यान ये देना है कि यदि पश्चात कह रहे हैं या बाद में कह रहे हैं तो वो क्या होगी, दोनों की आयु में ऐड होगी, और यदि पहले कह रहे हैं तो दोनों की आयु में उसको घटाया जाएगा। ध्यान ये देना है, नोट में याद रखना है, जब आयु n वर्ष पूर्व कहा जाए, जब आयु n वर्ष पूर्व के लिए कहा जाए, जब आयु n वर्ष पूर्व के लिए कहा जाए तब क्या करते हैं, तब दोनों की आयु में से n घटाते हैं, तब दोनों की आयु में से n घटाते हैं। क्या घटाएंगे, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद यदि कहा जाए पश्चात या बाद, जब आयु n वर्ष पश्चात या बाद
के लिए कहा जाए तब क्या करते हैं, तब दोनों की आयु में n जोड़ते हैं, दोनों की आयु में n जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखें ना, तो a की n वर्ष पूर्व आयु क्या रही होगी, n वर्ष पूर्व आयु। अब कितने है इनकी, x है, n वर्ष जे का होगा, पूर्व कह रहा है ना, पूर्व कह रहा है तो क्या करना है, लिखा है यहाँ पर घटाना है, तो x तो हती इनकी भज जाएगी। ठीक है, फिर इनके में से क्या करना है, n घटा दो, सो हो जाए x माइनस के n वर्ष। फिर कहा जाए b की बता दो n वर्ष पूर्व, तो इनकी क्या होगी, y माइनस के n वर्ष रही होगी कि नहीं। अब यहाँ बाद वाली बात चल रही है, पश्चात या बाद वाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, a की n वर्ष बाद आयु क्या बनेगी, x में जोड़ दिया जाएगा ना, n बाद में कह रहे हैं ना। अब जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अभी मान लीजिए 18 साल का है, अगर कहा जाए कि 10 साल बाद कितने को हो जाए वो, तो 28 को हो जाए, सब जानत के 10 जोड़ दो, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 28 का। तो ऐसे ही जी अब x के हैंगे, और तो n वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, n जोड़ने पड़े ना, सो x प्लस के n वर्ष। यहाँ पर b की भी आयु कितनी हो जाएगी, b की n वर्ष बाद आयु कितनी रही होगी, y प्लस के n वर्ष। इतने में कोई डाउट इतने में। अब बात आती है कि वहाँ पर शर्त लिखी होगी, वहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्न में 2 शर्तें होंगी कम से कम, अगर एक ही शर्त है तो वो उससे प्रश्न हल नहीं होगा, कम से कम 2 शर्तें नहीं होंगी। 2 शर्तें इसलिए दी जाती हैं जिससे 2 समीकरण बन जाएं, यानी कि समीकरण युग्म बन जाए, और समीकरण युग्म को हम हल कर चुके हैं पहले ही, सो उससे हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू हमने जो मानी थी वो हमारा मान आ जाता है। सो वहाँ पर ऐसा दिया होगा कि 10 वर्ष पूर्व मान लीजिए ए बी की आयु का 3 गुना था, किसकी आयु का, बी की आयु का। ए था ना, तो ए की आयु रखी जाएगी बराबर में जिसकी कह रहा है ना, जिसकी आयु से, किसकी कह रहा है, बी की आयु से 3 गुना, तो जी के संग की लगो ना, तो की जगह पर गुणा आएगा, जिसके साथ में लिखा ना की, तो उसके साथ में उसका गुणा हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया इधर कि 10 वर्ष पूर्व ए बी की आयु से 3 गुना था। ठीक है, सो इनकी हमने ए की अब क्या मानी थी, एक्स वर्तमान में, और बी की वाई मानी थी। तो 10 वर्ष पहले ए की कितनी रही हुई है, ए की 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस के 10, और b की कितनी रही होगी, y माइनस के। अब बात आती है यहाँ पर, यही ध्यान देना है, बस यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये यहाँ पर अच्छे से समझना है, ये गलती कभी भी नहीं करना है। और क्या गलती नहीं करना है, इनने कहा कि 10 वर्ष पहले ए की आयु, तो 10 वर्ष पहले भाई ले जाए ए की आयु, तो 10 वर्ष पहले ए की आयु कितने का थी, x माइनस के 10, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। फिर क्या कह रहा है, y की आयु, b की आयु है ना, तो b की कितने है, y माइनस। अब यहाँ पर लिखा है इनने कि यानी कि a की आयु b की आयु की लिखो, b की आयु से कितने गुना, यानी कि जो a की आयु है कब बराबर हो जाए b की आयु के बराबर, जब b में हम 3 को गुणा कर दें, की आयु में करने 3 को गुणा b की में, सो इसमें होगा 3 का गुणा, तब ये बराबर आएंगे। अब जैसे कह दिया, समझना अच्छे से, जैसे मान लीजिए एक 2 स्टूडेंट यानी 2 दोस्त हैं, एक मान लीजिए एक दोस्त है 10 साल का, एक है ऐसा मानो, एक है मान लीजिए 8 का और एक मान लीजिए 10 का, ए है। सो इसमें कहा जाएगा, जैसे कहा जाए कि जो ए वाला है जो, और जो बी वाला, तो बी है जो ए से 2 वर्ष अधिक है, क्या कहा हमने, अधिक है ना, तो जो बी की आयु है 10 बराबर ए की लिखें 8, हमने क्या कहा, बी है जो ए की आयु से 2 वर्ष अधिक है,
की आयुष में 2 वर्ष अधिक है, ए की आयुष में 20 वर्ष। तो ये 10 और 8 कब बराबर हो जाए, जब हम 8 में 2 जोड़ दें। की में जोड़ना है 8 में, और 8 किसका है, ए का। तो जिसकी कह रहे हैं ना, या जिससे कह रहे हैं ना, तो उसी में जोड़ा जाएगा। अगर गुणा कह रहे हैं तो गुणा किया जाएगा। सो यहाँ पर हम जोड़ेंगे कितना, 2, तभी तो ये बराबर कहे जाएंगे। अब देख लो, अब बराबर हो गए, तभी तो ऐसा लिखा जाता है, ध्यान ही देना है, ठीक है ना। तो इतना उतारिए और फिर आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने समझा आयु संबंधी प्रश्नों के लिए, अब वैसे ही हम समझेंगे संख्या संबंधी प्रश्नों के लिए। किसके लिए, संख्या संबंधी प्रश्नों के लिए। अब यहाँ देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं कि 2 संख्याएं दी जाती हैं, कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि 2 अंकों की एक संख्या, उसी में क्वेश्चन बने होते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो इसमें हमने 2 टाइप निकाले, कौन कौन। टाइप पहला है टाइप 1। टाइप 1 है क्या, कि जब 2 भिन्न भिन्न संख्याएं हों। क्या उधम कर रहे हो। देखिए क्या है कि पहला टाइप क्या है, जब 2 भिन्न भिन्न संख्याएं हों, और जब 2 भिन्न भिन्न संख्याएं होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या को x मानना होगा, दूसरी संख्या को y मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें बस 2 संख्या मान ली हमने। अब फिर उनमें क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि 2 संख्याओं का योगफल, तो योगफल होगा सो हम x प्लस के y बराबर लिख लें पहली कंडीशन से। ऐसा दिया जाएगा 2 संख्याओं का अंतर, सो पहले में से दूसरे को घटा के बराबर में वो रख दें। इसके बाद ऐसा कहा जाएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों का गुणा करके वो रख देंगे। ऐसा भी कहा जाएगा कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग लगाने पर भागफल फलाना फलाना आता है, ठीक है ना, कुछ संख्या मिलेगी ना। तो ऐसा सो हम पहली संख्या में दूसरे का भाग लगा के वो रख देंगे और उनको हल करेंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा। तो ऐसे ही 2 शर्त दी जाएंगी, और जब 2 शर्त दी जाएंगी तो दोनों समीकरण बनेंगे उनसे, और दोनों समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली जाएगी, और जिससे हमारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप 2 है काम का बहुत ही, टाइप 2। टाइप 2 क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या हो। अब इतना देखा होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 75, तो 2 अंक की संख्या है ना, तो 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, 10 से लेके 99 तक हो सकती। इन्हीं में बहुत सारे क्वेश्चन फंसते जाते हैं, मतलब बनते जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेके 99 तक। तो उनमें देखा होगा कि हम इसको क्या अंक बोलते हैं, इसको इकाई अंक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दहाई अंक बोलते हैं। सो हमें इनमें 2 अंकों की संख्या एक बनाने के लिए हमें एक तो इकाई अंक की जरूरत पड़ेगी और एक दहाई अंक की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा क्या कि इकाई अंक क्या है, माना इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y, दहाई का अंक y। ध्यान ये देना है, अभी संख्या नहीं बनी, अभी क्या है, केवल अंक माने हम। जैसे हमने कह दिया कि मान लीजिए कि इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 6 है, तो संख्या बना दो। सो इकाई पे रखें 5 और दहाई पे रखें 6, सो जो 65 संख्या बन गई कि नहीं बन गई। अगर हम इनका क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालें, तो इकाई पे किसका गुणा होता है, 1 का, और दहाई पे किसका होता है, 10 का गुणा, दहाई मतलब 10। सो यहाँ पर हम जो संख्या बनाएंगे तो संख्या क्या बनेगी, ध्यान से देखना, तुम ही लोग बताओगे, तब से हम संख्या निकालें। सो जो इकाई वाला अंक है तो इकाई वाले में कितने का गुणा होगा, 1 का, और दहाई वाला अंक है तो दहाई में कितने का गुणा होगा, 10 का। क्यों, क्योंकि हमने प्लेस वैल्यू निकाली, तो दहाई का अंक जो होता है वो 10वें स्थान पर होता है।
यानी कि वो 10 गुना होता है पहले का। सो यहाँ पर y में 10 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। सो यहाँ पर सॉल्व किया हमने, सो क्या बन के तैयार हुआ 10y प्लस के x, ऐसा लिख सकते हैं x प्लस के 10y। सो जो संख्या आएगी मूल संख्या इसी को बोला जाता है, क्या बोलेंगे, मूल संख्या। मूल संख्या क्या आती है x प्लस के 10y। ठीक है, अब बात कहाँ आएगी इसमें, ये कहा जाएगा कि संख्या को आपस में बदल दो, अंकों को इकाई के स्थान पर दोगे दहाई पे पटक दो और दहाई वाले को इकाई पे पटक दो, आपस में एक्सचेंज कर लो, परस्पर बदल लो अंकों को। और जब परस्पर अंकों को बदलेंगे तो संख्या बदल जाएगी नहीं बदल जाए। जैसे मान लीजिए 75 थी, हमने इतने को इतने कर दो, इतने को इतने कर दो, आगे पीछे कर दिया ना, तो क्या हो गया 57। संख्या बदल गई, इनकी पोजीशन भी बदल गई। ठीक है, बदल गई क्या नहीं। पहले ये कहाँ पर थे, इकाई पे, इनका भाग खुल गया, सो कहाँ पर पहुँच गए, दहाई पे। भाग की बात है वो तो। और जे दहाई पे थे इकाई पे पहुँच गए, इन्हें ज़्यादा घमंड था, सो इनका घमंड चूर चूर हो गया, इकाई पे पहुँच गए। समझ आ रहा है। सो यहाँ पर जब परस्पर अंकों को बदला जाए, जब संख्या के अंकों को परस्पर बदला जाए तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x। सो इकाई का हो जाएगा y और दहाई का क्या हो जाएगा x। तब नई संख्या क्या बनेगी, तब नई संख्या, और नई संख्या क्या कही जाएगी, कब कही जाएगी, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या। और जो नई संख्या आएगी तो इसमें देखिएगा क्या है, यहाँ पर इकाई है तो इकाई में कितने को गुणा हुई है, 1 को। सो y में कितने को हो जाए, 1 को, प्लस दहाई में कितने को, 10 को। सो यहाँ क्या बन गया, y प्लस के 10x। सो ये नई संख्या आ गई। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे लिख लो x वाला 10x प्लस के y। ठीक है, सो इतना हमें मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो इधर उधर पलट गए हमने, बस यहाँ पर क्या था, x अकेला था, सो इनके संग 10 लग गया पलटने पर, इनका 10 छिन गया, इनने इनको दे दिया, सो इनका छिन गया। सो यहाँ पर क्या बन गया 10x प्लस के y। अब फिर इनमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे क्वेश्चन कि कहा जाएगा कि दो अंकों की एक संख्या है जिसमें उनके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का कुछ अंतर कहेंगे, या ऐसा कहेंगे कि जो उनको अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से दोगुनी है, या ऐसा लिखा होगा 10 अधिक है, या ऐसा लिखा होगा कि उनका अंतर 50 है, ऐसा कुछ बना के देंगे वो। तो हमें क्या करना है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तो, बस कोई डाउट इतने में, कोई डाउट नहीं है ना, तो इसको करिए पहले। देखिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब भिन्न संबंधी प्रश्नों के बारे में समझते हैं कि अगर भिन्न संबंधी प्रश्न आ जाएं तो उनमें हम क्या करेंगे। भिन्न संबंधी प्रश्नों के लिए, भिन्न संबंधी प्रश्नों के लिए, अब भिन्न तो हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 3 से कि हमने क्या क्या पढ़ा था कि सबसे पहले भिन्न ऐसो लिखो हुए तो उन्हें भिन्न बोलते ही, जे भिन्न है, अगर ऐसो भी लिखो तो भिन्न बोलत। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, हमें तो केवल सरल भिन्न से पता करना है, उस पर हमें क्या करना है, इसी पर विश्लेषण करना है। ये क्या है, एक सरल भिन्न है ना। और जो सरल भिन्न है तो इसमें क्या क्या होता है, एक ऊपर तो होता है क्या, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। अगर अंश और हर हैं सो भिन्न का मान निकाल लेंगे, अगर अंश और हर पता ही नहीं है तो हम भिन्न बना ही नहीं पाए। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें मेन क्या है, इसमें मेन है अंश और हर। तो जो मेन है तो हमें उन्हीं को तो मानना पड़ेगा कि अंश को कुछ मान लेंगे, हर को कुछ मान लेंगे, सो हमारी भिन्न बन जाएगी। सो हम क्या करेंगे, मानेंगे अंश बराबर, माना अंश बराबर x और y, और यहाँ पर हर बराबर y। सो यहाँ पर भिन्न क्या बनेगी अपनी, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। और इसके अकॉर्डिंग देखा हमने
तो अंश माना हमने x और हर माना तो x बटे y बन जाए। अब प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि कहा जाएगा कि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर प्राप्त भिन्न मान लीजिए 5/3 आ जाती है। तो इसमें क्या, तो भिन्न तो हमें जो लिखने पड़े। अब फिर क्या कह रहा है, उसके हर में एक जोड़ रहा है। हर कितने होते ही नीचे होते ना, सो ई में एक जोड़ दो, सो कितने के मिल जाते ही, हमने कही 5/3 मिल जाते ही, सो बराबर 5/3 रख देना। अरे कछु कहो जाओ, मैं क्वेश्चन में लिखा होगा वो, तो ये तो हमने कहा है 5/3 की जगह कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या आ सकती है। हाँ, जो प्रश्न में दिया जाए, कछु अपने मन से नहीं आए, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने 5/3 मान लिया ना, कहा है ऐसा क्वेश्चन में, और जब क्वेश्चन में कहा है तो हम 5/3 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, वो लिखेंगे, वो कंडीशन पर निर्भर करेगा। और हाँ, इससे क्या होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के पहला एक समीकरण बन जाएगा, जो x और y में बनेगा, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। फिर एक दूसरी कंडीशन दी जाएगी, कैसे लिखा होगा कि जब भिन्न के अंश में से कछु घटाओ जाए या जोड़ो जाए उनमें, जैसे हमने कहा कि अंश में 3 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न तो जा लिखना ही लिखना है, भिन्न मूल भिन्न लिखना, ध्यान रखना। और कह रहा है कि अंश में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो अंश कहाँ होते हैं, ऊपर, और 3 जोड़ दे तो हमने कह दी कि वो भिन्न कितने मिल जाता है, बा मिल जाता, मान लो 4/7 मिल जाता, ठीक है, 4/7 बराबर रख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे एक समीकरण बनेगा। इस दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई की वैल्यू आ जाए, और जब वैल्यू एक्स वाई की आ जाएगी, सो हमारे पास अंश पतो है और हर पतो है, सो भिन्न हम निकाल ही लें, काहे कि भिन्न बराबर का होते ही x/y, यानी अंश बटे हर। समझ पाए ना। ऐसा भी कहा जाएगा कि कभी कभी ये कहा जाएगा कि किसी भिन्न के प्रत्येक यानी कि अंश और हर में 2 ही संख्या में जोड़ने हैं, जैसे 1-1, तो हम पहले तो ये लिखेंगे। दोनों में कहा गया कि अंश में और हर में भी 1-1 जोड़ना है, सो अंश में भी जोड़ दो एक और हर में भी, सो भिन्न कितने मिल जाए, सो बराबर लिख के जो भिन्न मिल जाए सो वो लिख दो। ऐसे क्वेश्चन में कहा जाएगा, हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, बस अपने मन से क्या लिखना है, x/y, और x/y लिखेंगे, और जो कहा जाएगा कि जोड़ने हैं तो जोड़ो अंश में, और नहीं जोड़ना है तो नहीं जोड़ो। जिनमें अगर हर में जोड़ना है तो अकेले हर में जोड़ो, अगर अंश में जोड़ना है अकेले तो अंश में जोड़ो, अगर 2 जन में जोड़ना है तो 2 जन में जोड़ो, अगर एक में अंश में घटाना है तो अंश में से घटाओ, हर से मतलब नहीं। जिसका कहा जाए उसी से मतलब है, और जिससे कहे ही नहीं जाए तो उससे मतलब हमें है ही नहीं। समझ पा रहा है ना। तो यहाँ तक ध्यान ये देना है, बस यहाँ तक कि तो ये हमें सभी क्वेश्चनों में मानना है, भिन्न संबंधी प्रश्नों में, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसमें कंडीशन बनेगी कि पहली कंडीशन क्या है और दूसरी कंडीशन क्या है, जब क्वेश्चन आएंगे समझ जाओगे आसानी से, ठीक है ना। तो इतना करिए। भिन्न संबंधी प्रश्नों के लिए हो गया था। तो फिर यहाँ पर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं चाल समय के बारे में, है ना। चाल समय, और इसी में आएगा दूरी भी। चाल समय दूरी संबंधी प्रश्नों के लिए, संबंधी प्रश्नों के लिए देखिएगा, तो इसमें चाल होगा, समय होगा और दूरी। जैसे कि मान लीजिए कोई दूरी तय की जाएगी तो किसी चाल से तय की जाएगी, और जब हम किसी चाल से तय करेंगे तो दूरी तय करने में समय भी लगेगा। तो वही इनमें संबंध होता है, चाल दूरी समय में क्या संबंध होता है, देखिएगा ज़रा। यहाँ पर यदि हम दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। अगर इसी से हम निकालना चाहें कि चाल बराबर क्या होगा, देखिएगा चाल बराबर क्या होगा, तो चाल को यहाँ छोड़ेंगे, ये जो समय गुणा में है बराबर के इस तरफ आएगा तो दूरी के काय में हो जाएगा, बटे में। सो यानी कि चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। इसके बाद यदि हमें समय बराबर निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हो रहे हैं यहाँ, तो सो इनमें से किसी एक कांस्टेंट राशि होगी। कांस्टेंट कहने के लिए जैसे कि एक दूरी दी जाएगी कि मान लीजिए 300 किलोमीटर की दूरी किसी चाल से तय की जा रही है तो कुछ समय लगता है, ऐसा प्रश्न में पूछा जाएगा। और फिर कह दिया जाएगा कि यदि चाल को इतने
कुछ बढ़ा दिया जाता या कमा दिया जाता तो पहले से समय इतना अधिक लगता या कम लगता। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इनमें क्या निश्चित रहेगी, एक राशि निश्चित रहेगी जिसमें हम क्या कहेंगे, दूरी निश्चित रहेगी। क्या रहेगी, दूरी निश्चित रहेगी, क्योंकि दूरी उसमें दी जाएगी। समझ आ रहा है। सो हमें इनमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा किसके बराबर, माना यहाँ पर चाल पूछी जाए तो चाल बराबर क्या मानना होता है, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा के उसमें हो रही है तो हमें चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माननी पड़ेगी। अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो हम चाल को मीटर पर सेकंड में मानेंगे। जिस प्रकार से प्रश्न में कहा जाए उस हिसाब से हम मानेंगे। यहाँ पर तो समय किस में आएगा, समय बराबर क्या होगा, y घंटे। ध्यान ये देना है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय घंटे में होना चाहिए, ना कि मिनट में, ना सेकंड में। समझ पा रहे हो। यानी कि यदि चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, ना कि मिनट में, ना सेकंड में, ना मिली सेकंड में, कछु में नहीं, केवल काय में, घंटे में। ठीक है। अब बात आती है कहीं कहीं मिनट दिए जाते हैं और फिर वहाँ पर समस्या आ जाती है। तो वहाँ पर करना क्या है, हमें ये याद रखना है कि जब हम मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाते हैं, 60 से। कि जब मिनट को घंटे में बदला जाता है, घंटे में बदला जाता है तो 60 से भाग लगाते हैं, 60 से भाग लगाते हैं। अर्थात यानी कि 1 मिनट बराबर कितने घंटे होते हैं, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे। कहने का मतलब है कि 1 मिनट में 1 घंटे का 60वां भाग बनता है। 1 मिनट में 1 घंटे का 60वां भाग। एक ऐसे आता है, जरा देखिए कि यदि 60 मिनट हो जाते हैं तो 60 मिनट को क्या बोल दी जाती है कि 1 घंटा होगा, बोल दिया जाता है ना। कह दिया जाए कि 1 मिनट में कितने घंटे होगा तो यूनिटरी मेथड जानते ही हो। सो 1 मिनट में तो कम घंटे होंगे ना, सो ये 60 का भाग लग जाएगा। सो 1/60 घंटे हो जाते क्या नहीं। जैसे मान लीजिए बाजार में गए हम, या मान लीजिए दुकान पे गए, वहाँ हमने चॉकलेट पूछी कि मान लीजिए 50 चॉकलेटें खरीदनी हमें, और 50 चॉकलेटें 100 रुपये की आ रही हैं। कितने की आ रही हैं, 100 रुपये की। तो वहाँ पर हमने कहा कि हमें 25 चॉकलेटें चाहिए, तो हमें एक का पता होगा कि कितने की आ रही, सो हम 25 का निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड में। तो हमें क्या, एक चॉकलेट की कीमत निकालने के लिए कुल कीमत में उनकी संख्या से भाग लगाना पड़ेगा कि नहीं। यानी कि 100 की आ रही कितनी, 50, तो 100 में हम 50 का भाग लगाएंगे, और जब 100 में 50 का भाग लगाएंगे तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी आ जाएगी, 2 रुपये। अब जितने भी लेना है हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पा रहा है। ऐसे यहाँ पर बात होती है कि 1 मिनट बराबर इतना है, तो यहाँ पर मान लीजिए आ जाए जैसे 15 मिनट बराबर क्या घंटा बने हैं, सो 1/60 गुणा 15 करा देंगे, सो 15 चौको 60, मतलब 1/4 घंटे बन जाए। सो ये हमें कहाँ काम आएंगे, जब हमें मिनट को घंटे में बदलना पड़े। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है कि जो चाल होती है वो चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय को सेकंड में दिया जाए, और जब सेकंड में दिया जाए तो हमें चाल भी बदलनी पड़ेगी मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो उसको कैसे बदलते हैं ज़रा समझिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। याद कैसे करना है, 5 और 18 तो सबको याद होंगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या है किलोमीटर, यहाँ क्या है मीटर। तो किलोमीटर से छोटी इकाई है मीटर, क्या है मीटर, छोटी इकाई है ना किलोमीटर से। सो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बड़ी संख्या नीचे आएगी। ऐसे याद कर लोगे। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। सो किलोमीटर से छोटी है मीटर, सो ऊपर मीटर छोटी वाली संख्या है 5 है ना छोटी, और नीचे बड़ी आएगी। अगर इसको उल्टा करना हो कि हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड से
किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो क्या करना पड़ा, इसको पलट दिया जाएगा। सो हम लिखेंगे तथा मीटर प्रति सेकंड से या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 18/5 से गुणा करते हैं। कोई डाउट किसी को? ध्यान देना है कि जब हम छोटे से बड़े की ओर बदल रहे हैं तो ऊपर बड़ी संख्या है 18 और नीचे का आज जो बची छोटी वाले 18/5 याद कर सकत ना। मान लीजिए 18/5 भूल गया तो ये तो ऐसे कैसे याद है 18/5, जरा देखो। जैसे हमें जाना है किलोमीटर प्रति घंटा यानी बटा घंटा होता है, ठीक है। इससे हमें किस में जाना है, हमें जाना है मीटर प्रति सेकंड में जाना है ना। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट राशि आएगी, वो कांस्टेंट राशि कैसे ज्ञात करेंगे जरा देखिए इधर। यहाँ पर किलोमीटर है, तो किलोमीटर को किसमें बदलना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000 मीटर बटे में, यहाँ क्या है घंटा, घंटे से किस में जाना है, सेकंड में। तो 1 घंटे में पहले मिनट कितने होते हैं, 60। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाए, 3600 हो जाएंगे कि नहीं। यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3600 सेकंड। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटो, 2 पंच 10, यहाँ पर 18। तो कितना आया, 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में बदल गया, गुणा किसका करना पड़ेगा जब, 5/18 से। तो वही लिखा हमने, देखिए 5/18। वैसे कहीं से नहीं आ जाते हैं, आते यहीं से हैं, समझ पा रहे हो। अब उल्टा करना है तो उल्टे के लिए लिख दिया है कि इसको पलट के गुणा करा दिया जाएगा। समझ आया, कोई डाउट है तो इतना करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इस पर। देखिए अब हम अभी चाल और दूरी और समय के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना होता है इनमें कि यदि चाल किस में दी जाए तो समय किस में होना चाहिए और इसके बाद दूरी काय में होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। मान लीजिए यदि, यहाँ देखिए आवाज़ नहीं करिए, मान लीजिए यदि चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। अब कैसी तरीके से बदलो, चाहे प्रश्न में मिनट में दिया गया हो तो घंटे में बदलो, दिन में दिया गया तो घंटे में बदलो, सेकंड में दिया गया तो घंटे में बदलो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में तो समय घंटे में होना चाहिए और दूरी काय में होना चाहिए, किलोमीटर में। दूरी काय में होना चाहिए, किलोमीटर। अगर मान लीजिए चाल है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, सो यहाँ पर समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, और चाल किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। कोई डाउट इतने में? अब बात आती है, मान लीजिए कि जो तो ठीक है, जो भी ठीक है, लेकिन यहाँ किलोमीटर में दिया गया तो हम मीटर में कैसे बदलें। सो ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये याद रखना। अब बात आ जाए यहाँ पर कि यहाँ पर मीटर में दिया गया हो और चाल दी गई किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में और समय घंटा में, तो इसको काय में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। और जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं सो क्या होता है, इसी से बदल दो। सो यहाँ पर क्या होगा, 1 मीटर बराबर जो 1000 उठ के आए सो बटे में आ जाए इनके, सो क्या हो जाए 1/1000 किलोमीटर। यानी कि 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जब यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा तो हम 1000 से गुणा करेंगे। सर, 1 मीटर बराबर मतलब 1000 इसलिए आ रहा है कि एक नियम से देखो कि 1000 मीटर बराबर का है 1 किलोमीटर। सो हम यूनिटरी मेथड से निकालें तो 1 मीटर बराबर क्या बनेगा, 1, और जो 1000 गुणा में है ना, इतने काहे कि हम इतने ऐसा लिख सकते हैं कि 1000 गुणे 1 मीटर लिख सकते ना। सो 1 मीटर यहीं छोड़ दीजिए, एक गुणा में है इधर, सो इस तरफ जाएंगे काय में हो जाएंगे, बटे में हो जाएंगे यानी भाग में। सो ये नहीं आ जाएगा कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर।
कोई डाउट? तो यहाँ पर जब हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/1000 से गुणा कराएंगे, और जब हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा कराएंगे? 1000 से। ध्यान रखना है ये, इतने में कोई डाउट है किसी को? फिर बात आती है समय की। मान लो ई और ए तो ठीक है, ई और ए ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है क्या? यहाँ पर मान लीजिए मिनट दिया, तो पहले बता दिया कि मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से क्या कराएंगे? भाग लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि जब छोटी राशि को बड़ी राशि में बनाया जाता है तो भाग लगाया जाता है। क्या किया जाता है? छोटी राशि से बड़ी राशि पे पहुंचना है तो भाग लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए छोटे पद से बड़े पद पे जाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना है तो भाग लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? और जब बड़ी राशि को छोटी में करने पड़े तो गुणा करने पड़े। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए समय घंटे में दिया गया है, तो 1 घंटे को हमें सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ठीक है। और 1 घंटे में यदि मिनट पूछा जाए तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर पूछा जाए कितने सेकंड होते ही? तो होते हैं 60 सेकंड। समझ आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं है ना? तो कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, है ना? सो इतना उतारिए पहले, देखिए तो फिर इसके बाद हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन संबंधी, मेंसुरेशन संबंधी प्रश्नों के लिए। जो इस चैप्टर में आएंगे मेंसुरेशन संबंधी प्रश्न के लिए, मेंसुरेशन में तो बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन जो इस चैप्टर में आएंगे हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहली आकृति से कौन से क्वेश्चन से पूछा जाएगा? पहली तो है वर्ग यानी स्क्वायर, और सेकंड है आयत रेक्टेंगल। कभी कभी इसी में क्या आएगा? वर्ग भी वो भी पूछ लिया जाएगा, वृत्त, सर्कल। क्योंकि यहाँ पर अगर ये ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पर वर्ग दिया गया है तो ये कैसी है? द्विविमीय आकृति है। आयत है तो कैसी है? द्विविमीय आकृति है। और यहाँ पर ये वृत्त आ गया तो ये भी द्विविमीय है, गोला त्रिविमीय हो जाता है। जैसे देखा होगा इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं वृत्त का तो क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसकी पावर आर क्या है? 2 है। सो क्या विमीय होगा? 2 विमीय। मान लीजिए इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है, क्या आता है? ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। कितने हैंगे पावर? 2 विमीय। इसके बाद रेक्टेंगल में एल इंटू बी होता ही, तो एक एल इजाब हो जाए एक बी भुजा, तो कितने विमीय हो गए? 2 विमीय हो गई ना। सो इसमें हम 2 विमीय का ज़्यादातर इसमें प्रयोग करते हैं। क्यों 2 विमीय करते हैं? क्योंकि लेसन का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमें 2 चर बनाने पड़ेंगे और 2 चर हमको इन आकृतियों में मिल जाते हैं। कोई डाउट है इतने में? सो हम पहले पढ़ेंगे वर्ग के बारे में पूरा विस्तार से। सो पहली आकृति है अपनी वर्ग, है ना, यानी स्क्वायर। वर्ग में इस प्रकार की आकृति बनती है, ए बी सी डी। इसकी ये चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक अंतः कोण। ठीक है। और इनके जो विकर्ण होते हैं वे दोनों विकर्ण समान होते हैं। ठीक है, सीधी रेखा खींचेगी ये। सो ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। विकर्ण कैसे होते हैं? समान। अगर पूछा जाए आखिरकार वर्ग है क्या, तो वर्ग की परिभाषा क्या देंगे? कि वर्ग एक द्विविमीय आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है और दोनों विकर्ण समान होते हैं। बस इतना सा। अगर तुमने अकेला यही कह दिया
कि वर्ग एक ऐसी आकृति है कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। सोई बद गई बात। अब चारों भुजाएं समान हो रही तो चारों भुजाएं समान एक आकृति की और होती हैं, समचतुर्भुज की। जैसा इस प्रकार से बनता है वो ऐसा। कभी कभी देखा हो, जैसे कि जब बारिश होती है ना, बारिश के मौसम में जो खटिया होती है, मान लीजिए खटिया है जो वर्गाकार खटिया है ना, तो जब बारिश होती है तो इतनी तंग हो जाती है वो कि वो इस तरह की मुड़ जाती है, और जब मुड़ जाती है तो ऐसी आकृति बन जाती है ना। सो जब ये वर्ग है, वर्ग मुड़ के इस प्रकार का बन जाता है तो वही क्या कहलाने लगता है, समचतुर्भुज। समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। सो हमें खैर उसको छोड़ो, इतना पढ़ना है अभी तो हमें ना इसमें, फिर बाद में जितना आएगा फिर उसमें पढ़ा जाएगा विस्तार से इनके बारे में। अभी तो बहुत सारे चतुर्भुज आएंगे, समचतुर्भुज है, इसके बाद आ जाता है समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज आ जाता है, ठीक है ना। और अगर कोई सा भी चतुर्भुज हो तो उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना हमें ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। है और का देखिए, सो यहाँ पर क्या होती है, पॉइंट नंबर 1 नोट करना है। यहाँ पर पॉइंट 1 यहाँ पर है कि चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि ए मान लेते हैं, ए भी ए भी ए और ए भी ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है प्रत्येक अंतःकोण, आवाज़ नहीं करिए, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या उसमें हो रहा था 90 का समचतुर्भुज? नहीं हो रहा था ना। उसमें क्या हो जाते हैं, दो कोण होते हैं उसमें, दो होते ही न्यून कोण और दो होते ही अधिक कोण, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है कि दोनों विकर्ण समान होते हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं। एक और कंडीशन होती है इसमें कि ये जो दोनों विकर्ण हैं ये एक दूसरे को काटें, एक दूसरे को काटें तो कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का, 90, यानी कि दोनों विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, ऐसा लिख लो, एक दूसरे को काटते हैं। ये तो रही परिभाषा वर्ग की। इतनी ये परिभाषा है कि हम वर्ग कब कहेंगे, जब इतना कुछ हमें पता होगा तभी उस आकृति को वर्ग कहेंगे, अन्यथा हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। अकेले एक ही कह दें ऊपर वाला, हम सेंटेंस बोल दें तो अकेला वर्ग की परिभाषा नहीं होगी वो। वर्ग के लिए इतना सारा कुछ पता होना चाहिए जब हम कहेंगे कि वो वर्ग है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, अब जिसकी हमें ज़रूरत है मेंसुरेशन में, मतलब क्षेत्रफल, परिमाप, ये पता होना चाहिए। सो यहाँ पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। यानी हमने भुजा मानी यहाँ पर ए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। एंड यहाँ पर हम पेरीमीटर निकालेंगे वर्ग का परिमाप। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, और हमने अकॉर्डिंग टू द फिगर यहाँ पर साइड क्या मानी, ए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × a। मात्रक ध्यान देना है, यहाँ पर जो यहाँ पर ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक आएगा वर्ग इकाई में, और यहाँ पर क्या आएगा, केवल इकाई में। ये वर्ग इकाई में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाओं का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर दो मतलब घात का गुणा हुई सो वर्ग हो जाता है। और इकाई का मतलब सेंटीमीटर भी आ सकते हैं, मीटर भी आ सकते, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर भी आ सकते, मिलीमीटर भी आ सकते, नैनोमीटर भी आ सकते, इसके बाद पिकोमीटर भी आ सकता है, इसके बाद मेगामीटर भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे आ सकते मात्रक।
सो यहाँ पर वो लगा लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में भी रहेगा बस। इसके बाद आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल, डी बोलते हैं जिसको। डी बराबर होता का है, ये विकर्ण है ना, इसकी लंबाई निकाल लें। सो इसकी लंबाई होती है √2 गुणा भुजा, मतलब कि √2a। समझ आ रहा है? अगर मान लीजिए आएगा कैसे, सबका ये तरीका होता है कि आखिरकार आते कैसे हैं। अब देख लो कैसे आया जी। एक देखिए क्षेत्रफल कैसे आया, यहाँ पर क्या है, एक ये भुजा है एक, और एक ये भुजा है। 1 मिनट के लिए मान लो इनकी भुजा सभी बराबर नहीं है, ये रेक्टेंगल की तरह हो गया ना, और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, सो हो गया ए स्क्वायर। अब बात आती है परिमाप पे। परिमाप का मतलब होता है कि जैसे कि एक जगह हम खड़े हुए हैं, जिस आकृति का परिमाप निकालना है, हम उस आकृति के चारों ओर घूम के वहीं आ जाना है। सो बहुत दूरी चली गई दूरी क्या कहलाने लगती है, परिमाप कहलाने लगती है। जैसे हम इधर से चलें, मान लो इधर से चल रहा है ए से, तो ए से हम यहाँ पर चक्कर लगाते गए, यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर इधर पहुँचे, फिर इधर पहुँचे, फिर ए आ गए। सो जो होगा परिमाप, एक चक्कर लगाना मतलब परिमाप। इनको सबको जोड़ो दूरी को, ए क्या ए हो गए 4a। सो वही परिमाप आ गया 4a। कोई डाउट? फिर इसके बाद आता है विकर्ण। विकर्ण देखिए, ए निकालना है तो किसी एक त्रिभुज में ले लो। ये 90 का बन रहा है ना, और 90 का कोण बन रहा है तो वो समकोण त्रिभुज बनने लगता है ना। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से लगा दीजिए। सो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर, यहाँ बनेगा 2A स्क्वायर, और हमें निकालना है AC की वैल्यू। सो यहाँ पर ये अंडर लग जाएगा 2A स्क्वायर, और √2 किसी का वर्ग तो है नहीं, सो √2 रहेगा, और A स्क्वायर तो है A का वर्ग। सो जी बन गया, देख लो ये इस हिसाब से फॉर्मूला आ जाते हैं। √2 यहाँ पर वर्ग हटाया, तो वर्ग हटता है तो राइट साइड में अंडर लग जाता है, यानी कि वर्ग हटे तो राइट साइड वालों टोपी पहन ले, मतलब जैसे ही हथियार निकालें तो जे सुरक्षा कवच लगा लें, ठीक है ना। सो इनने क्या किया, ये हथियार निकाला, इनने 2 पावर निकाली, सो फिर इनने क्या कर लिया, सुरक्षा कवच लगा लिया, यानी टोपी पहन ली। यहाँ इसका मात्रक रहता है इकाई। समझ आया? कोई डाउट है अभी भी तो उतारिए इतना। चलिए इसके बाद जो दूसरी आकृति है आयत, आयत के बारे में देखिएगा। रेक्टेंगल, आवाज नहीं था, देखिए किस प्रकार से बनती है आकृति। इस प्रकार की आकृति होती है। इसमें क्या कंडीशन होती है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं बराबर, और जो प्रत्येक कोण होता है अंदर का वो 90-90 का होता है, ठीक है। ये इनको बोला जाता है विकर्ण, ठीक है, इतना सा। सो पहला क्या है कि इनकी 4 भुजाएं होती हैं, और 4 भुजाएं होती हैं तो आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। और इसके बाद जो प्रत्येक अंतः कोण होता है, प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री का होता है, अंतः कोण 90 डिग्री का होता है। इसके बाद जो दोनों विकर्ण होते हैं वो भी समान होते हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। जितनी लंबाई किसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी। सो यहाँ मानते हैं ABCD, विकर्ण क्या है AC और BD, तो ये दोनों बराबर होते हैं, AC और BD दोनों बराबर होंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। और मानते किस प्रकार से हैं ये बिंदु ध्यान रखना है, ये तो बात की चीज़ है, अभी तो चाहे जैसा मान लो, ठीक है,
बाद की चीज़ वहाँ पर आ जाती है जब मान लीजिए त्रिभुज लेसन में पहुँच जाते हैं, तब प्रमेयों में। सो क्रम से मानते हैं ए बी सी डी, ऐसा नहीं ए बी फिर सी डी ऐसा मान लो, गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सो लंबाई ये माने लेते L और इस चौड़ाई माने लेते हैं B, ठीक है। सो क्या हो जाएगी L इंटू बी, एल बी वर्ग इकाई। इसके बाद आता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। जो परिमाप होता है लिखना नहीं है, पहले समझना है। आयत का जो परिमाप होता है, ऐसे ही देखिए, हमने पहले क्या कहा था कि परिमाप क्या होता है, एक बिंदु पर खड़े हो जाओ, जिस आकृति का परिमाप निकालना है वहाँ से चलना प्रारंभ कर दो, वापस वहीं पर आ जाओ। सो हमें यहाँ से चले, यहाँ L मिला, फिर यहाँ से यहाँ B मिला, फिर यहाँ से यहाँ पर L मिला, फिर यहाँ से यहाँ पर आए B, तो 2 बार मिले L और 2 बार मिले। सो मतलब कि 2L प्लस के 2B। अगर इनमें से हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कोष्टक में L प्लस भी बन जाए, है ना। सो जो फॉर्मूला आता है इसमें 2 कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई। सो यहाँ बनता है 2 कोष्टक में L प्लस के B। फिर आ जाता है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण डायगोनल ऑफ आ रेक्टेंगल D बराबर, यहाँ पर जो आयत का विकर्ण D बराबर क्या होता है, अंडरवुड में L स्क्वायर प्लस के D स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे सो ये निकल के आएगा। समझ आ रहा है, तो इतना उतारिए।